कार्ल मार्क्स ने कहा था, इतिहास खुद को दोहराता है, पहली बार त्रासदी के रूप में, दूसरी बार प्रहसन के रूप में। आज हम इसी रोशनी में इजराइल और ईरान के बीच जो ये तनाव बढ़ रहा है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये आउटलुक पत्रिका के एक हालिया विश्लेषण पर आधारित है जी। और देखिए, ये विषय यूपीएससी मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, और आम जानकारी के लिए तो है ही। हाँ बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि जो स्रोत में जानकारी दी गई है उसके आधार पर इस जटिल मुद्दे को, इसके ऐतिहासिक पहलुओं को और जो भू राजनीतिक समीकरण है उन्हें निष्पक्ष तरीके से समझें। कोशिश यही रहेगी। जी, कोशिश करेंगे कि तथ्यों और विश्लेषण की परतें धीरे धीरे खोलें। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्लेषण की शुरुआत ही 2003 के इराक युद्ध की याद दिलाती है। वो WMD मतलब व्यापक विनाश के हथियारों का झूठा दावा, फिर वो डॉगी डोजियर, कॉलिन पॉवेल का UNSC में भाषण। हाँ। क्या ये वाकई इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है? शायद इस बार कुछ अलग अंदाज में। स्रोत इसे डेजा वू कहता है, मतलब ऐसा लगना कि ये पहले हो चुका है। और मजे की बात यह है कि हथियार निरीक्षक स्कॉट रिटर ने तो 2006 में ही कह दिया था कि अगर ईरान पर कोई युद्ध हुआ तो वो इजराइल में निर्मित होगा। अच्छा। हाँ, तो ये मार्क्स वाली बात त्रासदी से प्रहसन तक कहीं ना कहीं सही लगती है। और इस पूरे मामले में अमेरिका इजराइल का जो रिश्ता है वो एक तरह से धुरी है। लेख कहता है कि इजराइल सिर्फ अमेरिका का क्लाइंट स्टेट नहीं है। हाँ, बल्कि कई बार ऐसा लगता है जैसे पूंछ कुत्ते को हिला रही है। बिल्कुल। इसमें AIPAC यानी अमेरिकी इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी जैसी लॉबी के प्रभाव का भी जिक्र है। जी, जॉन मियर-शाइमर और स्टीफन वॉल्ट ने अपनी 2007 की किताब में इसी लॉबी पर काफी विस्तार से लिखा भी था। और हाल की घटनाएं देखें, जैसे नेतन्याहू के नेतृत्व में गाजा में जो 20 महीने से ज्यादा से चल रहा है। ये विश्लेषण तो जड़ों को काफी पीछे ले जाता है। 1916 का साइक्स-पिकोट समझौता, फिर 1917 की बाल्फोर घोषणा। हाँ। कहा गया है कि इन्हीं से आधुनिक मध्य पूर्व का नक्शा काफी हद तक तय हुआ और उसकी उलझनें आज भी बनी हुई हैं। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में ये भी अहम है कि इजराइल ने आज तक अपनी आधिकारिक सीमाएं घोषित नहीं की हैं। अच्छा। ये जो अनिश्चितता है, ये भी संघर्ष का एक कारण बनी हुई है। खैर, अब आते हैं परमाणु मुद्दे पर। ये शायद सबसे विस्फोटक पहलू है। हाँ, इस पर तो लगातार बहस होती है। इजराइल, अमेरिका और वो यूरोपीय तिकड़ी UK, फ्रांस, जर्मनी, इनका एक ही स्टैंड है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता। पर यहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल ये कि ईरान क्यों नहीं, जबकि इजराइल के पास खुद अघोषित परमाणु हथियार हैं और इसने NPT मतलब परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत भी नहीं किए। हाँ, ये बात तो है। तो स्रोत ये सवाल उठाता है कि क्या इस दोहरे मापदंड के पीछे कोई नस्ली पूर्वाग्रह है? और देखिए, विडंबना ये है कि अमेरिका के ही कुछ कदम, जैसे 2017 में ट्रंप प्रशासन का JCPOA यानी ईरान परमाणु समझौते से हटना, हाँ, उसने शायद ईरान को उल्टे परमाणु हथियार की तरफ और धकेल दिया। मतलब अनजाने में ही सही, पर युद्ध का एक बहाना जैसे तैयार हो गया। विश्लेषण में एक काल्पनिक स्थिति का भी जिक्र है। जून 2025 में एक 12 दिवसीय युद्ध। अच्छा, काल्पनिक? हाँ, स्रोत के विश्लेषण के अनुसार इसमें अमेरिका ईरान के फोर्डो, नतान्स और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर हमला करता है। और जवाब में ईरान इजराइल पर और कतर में जो अमेरिकी सैन्य अड्डा है अल उदीद, उस पर मिसाइलें दागता है। फिर कतर की मध्यस्थता से युद्ध विराम होता है। इस काल्पनिक सिनारियो में यह भी दिखाया गया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों पेंटागन और CIA के बीच नुकसान के आकलन पर मतभेद है। जी, और इसे 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के ऐतिहासिक संदर्भ में भी रखा गया है। और अमेरिका की भूमिका वही बिग डैडी वाली, इजराइल के बचाव में आने की। बिल्कुल। नाटो शिखर सम्मेलन में ट्रंप और डच PM मार्क रूट की टिप्पणियां इसी तरफ इशारा करती हैं। लेकिन दिलचस्प यह है कि इतनी बड़ी क्षति के बावजूद, जैसे सीरिया में असद का पतन, हिजबुल्लाह नेता नसरल्लाह की मौत, फिर भी ईरान इस युद्ध विराम को अपनी जीत मानता है। अच्छा, इजराइल अपने बचाव में क्या तर्क देता है? लेख में मानवीय ढाल वाले तर्क का जिक्र है। हाँ, कि हमास या हिजबुल्लाह नागरिकों का इस्तेमाल करते हैं। ये बात 2006 के लेबनान युद्ध के समय भी कही गई थी। और आलोचना का जवाब? आलोचना का जवाब अक्सर एंटीसेमिटिज्म मतलब यहूदी विरोध या ब्लड लाइबल जैसे आरोपों से दिया जाता है। आत्मरक्षा के अधिकार का तर्क तो है ही। पश्चिमी मीडिया में रिजा पहलवी जैसे चेहरों को मंच देने का भी जिक्र है।
लेकिन विश्लेषण ये मानता है कि ये तर्क अब शायद उतने प्रभावी नहीं रहे। मतलब जनमत बदल रहा है। हाँ, धीरे धीरे वैश्विक जनमत इजराइल के खिलाफ जा रहा है। न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में जोहरान मामदानी का उदाहरण दिया गया है, जिन्होंने इजराइल यात्रा के बजाय अपने शहरवासियों की सेवा को प्राथमिकता दी थी। जी। और इतिहासकार एरिक हॉब्सबॉम का एक विचार भी यहाँ बताया गया है कि रचनात्मकता के लिहाज से ब्रुकलिन का यहूदी तेल अवीव के यहूदी से ज्यादा दिलचस्प हो सकता है। इसका मतलब ये कि यहूदी संस्कृति और समृद्धि सिर्फ इजराइल राष्ट्र राज्य पर ही निर्भर नहीं है। जो बाइडेन का वो 1986 वाला बयान, हाँ, अगर इजराइल नहीं होता तो हमें एक बनाना पड़ता, उसे भी आज गाजा में जो मानवीय संकट है उसके संदर्भ में देखा जा रहा है, जैसे वो सहायता कतार में हुई मौतें। बिल्कुल। तो अंत में विश्लेषण इसी नतीजे पर पहुंचता है कि ये मांग तो जायज़ है कि ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो, पर ये नैतिक रूप से तभी सही ठहरती है जब इजराइल के पास भी वो ना हो। तो इस पूरी चर्चा से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि ये संघर्ष सिर्फ आज की राजनीति नहीं है, इसमें इतिहास की गूंज है, बड़ी ताकतों की भूमिकाएं हैं, परमाणु हथियारों पर गहरा दोहरा मापदंड है, और अब बदलता हुआ वैश्विक जनमत भी। हाँ, ये सब इसमें शामिल है। बिल्कुल। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। और यही सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए भी छोड़ना चाहेंगे। क्या परमाणु अप्रसार के मुद्दे पर ये जो दोहरा मापदंड है, यही मध्य पूर्व में स्थायी शांति की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, या फिर इस जटिल संघर्ष का दक्षिण एशिया पर क्या असर पड़ सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये विश्लेषण, ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भविष्य के विषयों या आपके कोई सवाल हों तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें।